बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 107 मुलाहिज़ा फरमाएं। अचानक मैंने संदूक की एक दीवार पर ठक ठक सुनी। खामोशी इतनी गहरी थी और मैं अपने ख्यालात में ऐसा खोया हुआ था कि इस आवाज़ पर भी मैं उछल पड़ा। मेरे चौंकने की असल वजह यह थी कि इस दस्तक का अंदाज मुख्तलिफ था। उसमें सवाल था कि बताओ, क्या तुम खैरियत से हो? तुम जो भी हो मेरी मदद के मुस्तहिक हो। ना तुम महमूद हो ना मैं अयाज हूँ, जिसे ना सताइश की तमन्ना ना सिरे की परवाह। अगर तुम इसी फैक्ट्री का मालिक हो जिसका बैद ना सा मुलाजिम हो तो क्या इस मुकाम पर और इस लम्हे हम एक ही मजाज पर एक ही जंग में बराबर के शरीक हैं, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि खुद भी जिंदा रहें और दूसरों को भी जिंदा रहने दें। मैंने जवाब में अंदर से लातें चलाई। देख मियाँ, घबराना नहीं, रब ने चाहा तो सब खैर से ठीक हो जाएगा। चौकीदार की नईफ सी आवाज़ आई। अगर मैं जवाब दे सकता तो जरूर कहता कि यह फैसला तो मेरे तुम्हारे रब ने बहुत पहले कर लिया था कि अभी हमें जीना है। जवाब दे मियाँ, कुछ मुंह से बोल। चौकीदार ने तख्ते से मुंह लगाकर सरगोशी की। सहरा में गुमगश्ता मुसाफिर को तलाश करने वाला हेलीकॉप्टर मुसलसल पैगाम नशर कर रहा था। हेलो हेलो, हम तुम्हें देख नहीं सकते, हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो जवाब दो। मगर खस्ता जहां मुसाफिर के साथ ही उसका रेडियो ट्रांसमीटर भी बेकार पड़ा था। ओ भाई, कोई अंदर है? कोई बंदा है? जिंदा है? चौकीदार बोला। मैंने सर को दीवारें जिंदा से टकरा के इस बात में जवाब दिया। हाँ, मैं अंदर हूँ, मैं इंसान हूँ और अभी जिंदा हूँ। अच्छा, फिक्र ना कर, चौकीदार ने कहा। और मैंने इत्मीनान का सांस लिया और खुद को ढीला छोड़ दिया। वक्त का एक एक लम्हा अब अपने वजूद की खबर दे रहा था। चौकीदार अब ट्रक से उतरा है। अब उसने आगे वाला दरवाजा खोला है। अब शायद वो अंदर लगी हुई चाबियां निकाल आया है। अब उसके हाथ टूल बक्स में सही चाबी लगा रहे हैं। टूल बक्स खुल गया है। उसमें जैक होगा, हैंडल होगा, व्हील स्पेयर और स्क्रू ड्राइवर होंगे। चौकीदार के हाथ औजारों को टटोल रहे थे और औजारों की आवाज़ कितनी खुशगवार है, बिल्कुल राबिया की हंसी। रो मत राबिया, तेरे मेरे बीच सिर्फ यही रात हायल है, रोने से कुछ नहीं होगा। सूरज तो सिर्फ जमीन के गिर्द घूमता है। चौकीदार ने कोई बड़ा स्क्रू ड्राइवर कोने की दर्ज में फंसा के जोर लगाया और दर्ज फैली तो लोहे की खार कील बोली जिसने तख्तों को एक दूसरे से पेबूस कर रखा था। चौकीदार ने स्क्रू ड्राइवर को नीचे लाके फिर जोर लगाया और एक तख्ता बड़ी आवाज के साथ ट्रक में गिरा। चौकीदार अब खाम रहा था, लेकिन उसकी आंखों ने 6 इंच चौड़े शगाफ में से मुझे दस्तों पाबस्ता देख लिया था। कोने का तख्ता ज्यादा कीलों से जुड़ा हुआ था, बाकी तख्तों में सिर्फ ऊपर नीचे कीलें ठोंकी गई थी। उसने ऊपर से दूसरे तख्ते को अलग किया और फिर हाथों से खींच कर निचले हिस्से से जुदा कर दिया। खलाब 1 फुट का हो गया था, लेकिन खस्ता जान चौकीदार की जिस्मानी कुव्वत उसका साथ छोड़ रही थी। मैं केंचुए की तरह नीचे खिसका, जिस्म को समेटकर फर्श के साथ पूरी कुव्वत से फैलाया और मेरे पांव 1 फुट के शगाफ से बाहर निकल गए। चौकीदार के हाथ मेरे पांव से भी सूए। उसने रस्सी की मजबूती और खारगिरा की सख्ती का अंदाजा किया और न जाने क्या सोच के नीचे उतर गया। नाताकती के सबब वो ट्रक से उतरने की बजाय गिरा मगर खड़ा हो गया। मैंने लेटे लेटे 1 फुट के उस रोशनदान में से उसका तारीक साया देखा। इसके पास मंजिर में तारों भरा आसमान था और फिर कुछ नीचे सिरका। चंद मिनट बाद चौकीदार फिर नमूदार हुआ। सख्त कोशिश से उसने अपने बोझ को ऊपर घसीटा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने तीली जलाई तो मुझे थकन की जगह उसके चेहरे पर नूर दिखाई दिया, जैसे वो इंसान नहीं फरिश्ता है जो खुदा के हुक्म से सिर्फ मेरी जिंदगी बचाने के लिए उतरा हो। उसने कांपते हाथों की पनाह में दिया सलाई के नन्हे से शोले को रोशन रखा और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी के नीचे ले आया। एक तीली बुझ गई तो उसने दूसरी चलाई और रस्सी का एक बल एक ही जगह से जलने लगा। मैंने पैरों को फैला के जोर लगाया और एक बंद टूट गया, बाकी बल ढीले पड़ गए। चौकीदार ने उनको मेरी पिंडलियों से जुदा किया। मुर्दा हो जाने वाली रगों में खून फैला तो दर्द की टेस उठी। चौकीदार इस तमाम कार्रवाई के दौरान मुझे मुसलसल तसल्ली देता रहा था और मेरा हौसला बढ़ाता रहा था, अपने टूटे फूटे अल्फाज में और देहाती लहजे में। लेकिन मैं अल्फाज के मफहूम पर गौर करी कहाँ रहा था। मैं तो दिली दिल में उस हस्ती के मुत्तलिक के इंतजाम और उसकी कुदरत कामला के सामने आदमी की बेबसी पर गौर कर रहा था। उसने एक लफ्ज कुन कहा और वो हो गया। फतेहमंदी का गुरूर रखने वाले बिट गए और शिकस्त कुर्दा फाते कहलाए जो खाक नशी थे। बस नशी हुए जो ताजदार थे फकीर हुए। एक बेबस वफादार बेहोश और नातवां चौकीदार को कत्ल करने वाले उस अंजाम से 2-4 हुए जो उनके तस्वुर में भी न था। मैंने जिस्म की तवानाई को मुजतमे करके खुद को कुछ और नीचे खींचा, यहाँ तक कि मेरा धड़ उस 1 फुट चौड़े शगाफ तक पहुंच गया। अगर मेरे हाथ बंधे हुए ना होते तो मैं पैरों के बल समट कर निकलने की कोशिश जरूर करता, लेकिन हाथ कमर की तरफ थे। चौकीदार ने तीली जला के देखा और समझ गया कि मेरे रुक जाने की वजह क्या है। उसने वही स्क्रू ड्राइवर उठाया और ऊपर से तीसरे तख्ते की दर्ज में फंसा के जोर लगाया। हर कील किसी चट्टान में पेबूस पौधे की जड़ की तरह निकल आई और तख्ता नीचे की तरफ झुका तो चौकीदार ने उसे खींच लिया। नीचे की कीलें तख्ते के वजन ही से मुड़ के अलग हो गई। मैं उठ बैठा और खड़े होने की कोशिश में धड़ाम से गिरा।
मेरे पैर अभी जिस्म का वजन उठा के तवादन बरकरार रखने के काबिल नहीं हुए थे। चौकीदार ने मेरे मुंह पर से टेप उतार दिया। ना ना, होले होले पुत्र। चौकीदार ने मुझे सहारा दिया और मुझे अपने आप से शर्म आई। मुझसे ज्यादा तो खुद चौकीदार को सहारे की जरूरत थी। जिस्मानी तौर पर वो मुझसे कम और उम्र में बहुत ज्यादा था। मेरे तो सिर्फ हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन वो सर की चोट के असर से घंटों बेहोश पड़ा रहा था। और फिर भी ये उसी की हिम्मत थी कि अपने सामने उसने मुझे बचा लिया, वरना ये भी हो सकता था कि वो उतर के भाग जाता। अब उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ से लिपटी हुई रस्सी खोली जो हथकड़ी से ज्यादा मजबूत थी। मैंने दोनों हाथों को सीधा किया तो मेरे शानों का हर जोड़ और बाजुओं का हर एक पट्टा दर्द बन गया। मुझे समय दर्द जो कलाइयों से आगे उंगलियों में और उंगलियों की पोरों तक फैलता चला गया। मैं लकड़ी के उसी संदूक का सहारा लेकर बैठ गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मेरी जिस्मानी तवानाई बड़ी सूरत से बहाल होने लगी थी। दौराने खून के मामूल पर आ जाने के बाद हाथों और पैरों का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त नहीं रहा था। चौकीदार मेरे सामने बैठा मुझे गौर से देख रहा था। अनपढ़, कम हैसियत और कमजोर शख्स ने अभी तक मुझे पहचाना नहीं था। बाबा, मैंने कुछ देर बाद कहा, आज तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। ना पुत्र, ये कुफर दा कलमा है। वो उंगली ऊपर उठा के बोला, उसदा हुक्म ना हुए ते बंदा क्या कर सकता है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। इस हालत में भी तुमने हौसला नहीं हारा और मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने हाथों पैरों को मुतहर्रक रखते हुए कहा, तुम्हारा ये एहसान भी मुझ पर एक कर्ज रहेगा, जब चाहो वसूल कर लेना। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? कि जाना मैं कौन बुढ़िया, मैं कौन हूँ ए खम नफ्सो। अगर मेरी असल देखी जाए तो मैं एक प्रिंस हूँ। मेरी रगों में एक नवाब खानदान का खून दौड़ा है और मैं एक शहजादा हूँ, क्योंकि पितरम सुल्तान बूद बाप बन के परवरिश करने वाला शख्स वजीर खान था। बेशक जिंदगी खुदा की दी हुई थी, मगर उसकी हिफाजत दूसरों ने की और वो सब भी अपना अपना कर्ज मुझ पर छोड़ गए। योमे अशर में किस किस का कर्ज चुकाऊंगा? सलामत शाह का, उस नाबीना बूढ़ी औरत का जिसने मेरी अमानत मेरे हवाले करने से पहले फरिश्ता अजल का मुकाबला किया। फकीराना भेस बना के तमाशाए अहले करम देखने वाले फुमाचू का, उस बूढ़े गोरकन का जो जिंदा दरगोर हुआ बार बढ़ता जा रहा था। अभी अभी मैंने मकरूज होने की एक और दस्तावेजात इस चौकीदार के हवाले कर दिया है। राबे और उसकी माँ, मोहसिन और उसकी माँ, ये सब मुझ पर एहसानात करते जा रहे हैं या करके गुजरते जा रहे हैं। मुझे भी इतनी तौफीक दे खुदावंद कि मैं सर उठा के चल सकूं। देखो बाबा, मैंने जेब में हाथ डालते हुए कहा। सिगरेट लाइटर और पैकेट मेरी जेब में मौजूद थे। मैं भी उस फैक्ट्री का एक मालिक हूँ जिसमें तुम चौकीदार हो। चौधरी दिलावर की तरह मैं वजीर खान का बेटा हूँ। आप वजीर खान? मरहूम के शिद्दत जज्बा से उसकी आवाज बंद होगी। हाँ, मेरा नाम सिकंदर बख्त है। मैंने सिगरेट जला के एक तवील कश लिया। चौधरी दिलावर मुझे अपने रास्ते से हटा के पूरी फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता है। आज उसने मुझे धोखे से बुलाया और शायद ये लोग मुझे ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे। मैंने तफसीलात और उलझनों का हवाला दिए बगैर उसे सीधे साधे अल्फाज में वो बात बताई जो उसका जहन आसानी से कबूल कर ले। मेरे साथ वो तुम्हें भी कत्ल कर देते, क्योंकि तुमने मुझे फैक्ट्री में आते देखा था, मगर अभी तुम कहाँ गायब हो गए थे अचानक। वो मैं मालूम नहीं जी कैसे मैं नीचे उतरा, वो ट्रक के नीचे घुस गया। उन्होंने मुझे क्यों मारा था जी? चौधरी दिलावर और उसके चमचों को डर था कि तुम पुलिस को कुछ बता दोगे। मैंने कहा, जब मैं गायब हो जाऊंगा तो पुलिस तफ्तीश के लिए फैक्ट्री भी जाएगी। मैंने एक ब्रीफ केस तुम्हारे हवाले किया था, कुछ याद है? हाँ। उसने सर पर हाथ रखकर जहन पर जोर दिया। और उसे कोई लेने आया था, क्या नाम था उसका? एहसान? नहीं, वो मोहसिन खान था। मैंने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि वो आएगा, लेकिन चौधरी दिलावर डरता था कि तुम ये सब कुछ पुलिस को बता दोगे। उसे मुझे संदूक में डाल के और तुम्हें मार के ट्रक में डाल दिया। ताफे और गामे नाम के दो शख्स हमें यहाँ तक लाए थे। ये चकवाल जाने वाली सड़क है, जेलम से आगे सुहावा मोड़ आता है। गामा कौन जनाब? चौधरी ने मुस्तरिब होकर मेरी बात काट दी। गुलाम मोहम्मद खां, वो जो तुम्हारी मुंह बोली बहन का लड़का था। मैंने कहा, चौकीदार अब हिफ्ज़े मरातब के ख्याल से मोहतात और मुअद्दब हो गया था, वो ऐसा नहीं कर सकता था। गामा मुझे कत्ल नहीं कर सकता था जनाब, वो बड़े रखाव और यकीन के साथ बोला। तुम ठीक कहते हो। मैंने कहा, उसी ने ताफे से कहा था कि तुम्हें छोड़ दे। इस बात पर उनमें झगड़ा हुआ। आपको कैसे मालूम हुआ जनाब? आप तो कुछ नहीं देख सकते थे। उसका लहजा बेयकीनी का आईनादार था। हाँ, लेकिन मैं सब सुन रहा था और अंदाजा कर रहा था। मैंने कहा, उन्होंने एक दूसरे को बहुत मारा और मेरा ख्याल है कि वो कहीं बहुत ही करीब बेहोश पड़े होंगे। हम अभी देख लेते हैं, अब मैं चल फिर सकता हूँ। वो मुझसे पहले नीचे उतर गया। गामे, उसने एक हाथ मुंह पर रखकर आवाज दी और फिर दूसरी तरफ मुंह करके पुकारने लगा, पुत्र गुलाम मोहम्मद। लेकिन उन दोनों को पहले मैंने देखा। वो फर्शे खाक पर लहू लोहान और बेसुध पड़े थे। उनके हाथ अब यूं फैले हुए थे जैसे वो एक दूसरे का गला घोंट देना चाहते हो। मैंने लाइटर के नन्हे से शोले की रोशनी में उनकी खुली आंखों को देखा और उनके जख्मों का मुआयना किया। बज़ाहिर उनकी मौत ज्यादा खून बह जाने से वाक़ई हुई थी, लेकिन यह भी हो सकता था कि पहले एक ने दूसरे को मार दिया हो और फिर किसी अंदरूनी चोट के बायस खुद भी मर गया हो। लाइटर की रोशनी देखकर चौकीदार मेरी तरफ आया। गामिया,
निस शब के सुकूत में उसकी चीख ने जंगल की वीरान फजा को झंझोड़ दिया। ओए जालमा, मैनू मार देना सी, ओए अपने मामे नू कत्ल कर देना सी, तेरी मां नू की दसांगा मैं, तेरा पुत्र मेरे लिए मर गया। वो दाड़े मार मार कर रो रहा था और उस बांजे के लिए बैन कर रहा था जिसको एक ना एक दिन इसी अंजाम से दो चार होना था। अब्दुल की तरह उसने भी इंसानियत के रिश्तों का तकद्दुस तमाम उम्र पामाल किया था, मगर मरते मरते एक लम्हे की जज्बाती ताकत ने उसे जान देने पर मजबूर कर दिया था, और वो भी एक ऐसे शख्स के लिए जिसके खून का उसके खून से बराह रास्त कोई रिश्ता ना था। मैंने चौकीदार को हाथ पकड़ के उठाया। गामे के लिए अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा, सिवाय मगफिरत की दुआ के, मगर जो कुछ वो तुम्हारे लिए करना चाहता था वो मत भूलो, वो तुम्हें बचाना चाहता था। मरते दम तक उसने यही ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं उसे खींचकर ट्रक तक ले आया। आगे डैशबोर्ड के नीचे पीने के पानी से भरा हुआ प्लास्टिक का जेरी कैन रखा हुआ था। मैंने चंद घूंट उसको पिलाए और फिर बोतल अपने मुंह से लगा ली। आधी के करीब बोतल खाली करके मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना प्यासा था, लेकिन एक बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होकर छोटी छोटी मुश्किलात की तरफ किसका ध्यान जाता है। उस ट्रक को एक खास वक्त पर किसी जगह पहुंचना था, मैंने कहा, और सुबह होते ही लाहौर लौट जाना था। जब देर होगी तो यकीनन शिकारी इसे ढूंढते हुए आएंगे। मेरा मतलब है चौधरी दिलावर के आदमी, और हम यहीं बैठे मिले तो वो अपना काम कर जाएंगे। गामे की यह आरज़ू मर के भी पूरी नहीं होगी कि तुम जिंदा रहो, इसलिए अब जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम मेरे साथ बैठो, ट्रक मैं चलाऊंगा, चलो। मैंने उसका बाजू थाम के कहा। लेकिन गामा, क्या वो यहीं पड़ा रहेगा? उसने अपना बाजू छुड़ा लिया। वो मेरी खातिर मर गया और गामे को पुलिस पहुंचा देगी। मैंने कहा, कल परसों तक उसकी लाश गांव पहुंच जाएगी। हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। रास्ते में किसी ने देख लिया तो बहुत सी कानूनी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा मालिक, वो तलख लहजे में बोला। आप जाए। मजबूरन मैंने गामे की लाश को उठा के ट्रक के पिछले हिस्से में उसी संदूक के अंदर रखा जिसमें कुछ देर पहले मैं कैद था। लाश को छुपाने के लिए मुझे बॉक्स का रुख बदलना पड़ा ताकि खुला हिस्सा दूसरी तरफ हो जाए। खतरा उसके बावजूद था कि राह में कोई चेक ना कर ले, लेकिन फौरी तौर पर उससे ज्यादा परेशान कुन मसाइल दो थे। एक ये कि कहीं वापसी के सफर में खाली ट्रक पर शिकारी ना मिल जाए। वो ट्रक को फौरन शनाख्त कर लेंगे और उनका मुकाबला आसान ना होगा क्योंकि वो मुसल्ला होंगे। दूसरा मसला चौकीदार और गामे का था। चौकीदार को मैं बासानी बस या वैगन में बिठा के रवाना कर सकता था और समझा सकता था कि जब तक खतरा टल ना जाए वो रूपोश रहे, लेकिन लाश को तला गंग के पहाड़ी इलाके में किसी दूर अफ्तादा गांव तक पहुंचाना बहुत बड़ा मसला था। कामाती भी मौत मरा होता तो मैं उसके ताबूत को पूरे ट्रक का किराया अदा करके बेच सकता था। वो रकम भी मेरी जेब में महफूज थी जो रिजवी साहब ने गाड़ी की मुरम्मत के अखराजात के लिए दी। लेकिन गामा एक खून आलूद लाश था जिसे किसी एम्बुलेंस या ट्रक के जरिए उस वक्त तक रसाल नहीं किया जा सकता था जब तक कि पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मरहले तय ना हो जाए और पोस्टमार्टम ना हो जाए। इस चक्कर में चौकीदार के लिए बहुत खबारी थी और रोपोशी नामुमकिन थी। चुनाचे दूसरी सूरत यही रह जाती कि मैं खुद लाश को उसके गांव तक पहुंचाऊं और किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई के बगैर तदफीन करा दूं। चौधरी दिलावर को मालूम ही ना होगा कि ताफा कैसे मारा गया और गामा की तरक्या, लेकिन यह बड़ा लंबा और खतरनाक काम था। ट्रक पर MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स लिखा हुआ था। ये ट्रक जहां से भी गुजरता पहचाना जाता, खुसूसन छोटे कस्बों और देहात में। और अगर एक तरफ का सफर 6-7 घंटे का हो तब भी तदफीन के बाद लाहौर पहुंचने के लिए मुझे 2 दिन दरकार थे। एक आम ड्राइवर के मुकाबले में मेरी पोजीशन कदरे बेहतर थी। मैं किसी भी पुलिस अफसर से ज्यादा एतमाद के साथ बात कर सकता था और मैं इतना दमखम नहीं होता कि किसी फैक्ट्री के मालिक से अकड़ फूं कर सके जो फर अंग्रेजी बोलता हो। मेरा दूसरा सहारा 3,500 की वो रकम थी जो मेरी जेब में महफूज रह गई थी, शायद इसलिए कि मेरे दुश्मनों को मेरे पैसे की जरूरत ही नहीं थी। मैंने लाश के बारे में सारी सूरत चौकीदार को समझा दी। अब इसके सिवा कोई सूरत ना थी कि मैं खुद तुम्हें गांव छोड़ाऊं। गांव में कोई थानेदार है? नहीं सरकार, थाना तो तला गंग का ही लगता है, वो बोला। वो गश्त पर आते रहते हैं हराम खाने और इरासा करने के लिए। मैंने कहा, खैर तुमको बयान देना है कि गामा कोठे से गिर गया था। मारपीट चौधरी दिलावर या ताफे का जिक्र नहीं करना है, समझे, वरना फंस जाओगे लंबे चक्कर में। गामे की माँ को समझाना तुम्हारा काम है। गांव वालों को सिर्फ ये मालूम होगा कि गामा रात को छुट्टी लेकर घर आया था और जरा सी देर बाद ये हादसा पेश आ गया। फिर फौरन तदफीन करा देना, लाश को साफ सुथरा करके। जो आपका हुक्म सरकार। और मैंने ट्रक को स्टार्ट किया। अपने अंदाजे पर भरोसा करते हुए मैं बहुत जल्द उस सड़क पर आ गया जो सुहाबा के करीब GT रोड से जा मिलती थी। मकसद सिर्फ ये है कि बात जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, मैंने कहा, वरना चौधरी दिलावर तक पहुंच जाएगी। वो सादालू और सीधा सादा आदमी था जिसका जहन शकूकों, वसवसों और अंदेशों के चुंगल से दूर रहता था, वरना वो पूछ सकता था कि आखिर चौधरी दिलावर से ये बात कैसे छुपी रह सकती है। क्या गांव के लोग इस ट्रक को और इस ड्राइवर को नहीं पहचान लेंगे जो खुद को फैक्ट्री का मालिक कहता था? क्या फैक्ट्रियों के मालिक खुद अपने मुलाजमों की मैयत उनके आबाई घरों तक पहुंचाते हैं?
मैं खुद नहीं चाहता था कि इस ट्रक में मैं खुद अपना इश्तिहार देता हुआ इतनी दूर तक जाऊं, लेकिन इस मसले को किसी और तरीके से हल करना अभी तक मेरे ज़हन में कोई सूरत नहीं आई थी। चुनाचे मैंने इस पर सोच विचार मुलतवी कर दी। तुम वजीर खान को जानते थे चौकीदार? मैंने अचानक कहा। आते जाते देखा था जनाब, चौकीदार बोला। सलाम का जवाब बड़ी खुश अखलाकी से देते थे, घर बार का हाल भी पूछ लेते थे। वो बाकायदगी से फैक्ट्री में आते थे हर रोज? मैंने कहा। पहले तो हर रोज ही आते थे, फिर कभी कभार आने लगे। मैंने सुना था वो बीमार है। आखिरी बार आए थे तो वो बहुत कमजोर थे। वो बोला मीर साहब के साथ आए थे। और मीर साहब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा। गालिबन उसे इल्म नहीं था कि मुझ पर मीर साहब के कत्ल का इल्जाम है। वो भी अच्छे आदमी थे, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। चौकीदार बोला। मुझे उन्होंने ही मुलाजिम रखा था। कब? मैंने कहा। तुमसे पहले तो सिर्फ गामा यहाँ काम करता था। हाँ जी, उसी ने मुझे चिट्ठी डाली थी। वो बोला। पहले मैं मीर साहब का चपरासी था, फिर यहाँ चौकीदार मर गया। मेरा मतलब है फैक्ट्री में किसी ने उसे रात के वक्त मार दिया। मार दिया? मैंने चौंक कर कहा। कैसे और कितनी पुरानी बात है ये? साल हो गया जनाब, या होने वाला है जनाब। वो कुछ सोच कर बोला। उसकी लाश फैक्ट्री गेट से 100 गज दूर जीटी रोड पर मिली थी। कोई उसे कुचल के फरार हो गया था। मालूम नहीं वो रोड पर क्या लेने गया था। मैं उसे क्या बताता कि रोड तक वो खुद नहीं गया था, ले जाया गया था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज वो खुद चकवाल रोड तक लाया गया था। सुबह उसकी भी कुचली भी मसक शुदा लाश मिलती अगर गामा दखल दर माकूलात ना करता। एक हादसा जीटी रोड पर पेश आ चुका था, चुनाचे उन्हीं हालात में वैसे ही दूसरा हादसा शकूक को जन्म देता। ये एहतमाम इसलिए था कि इस बार कोई चौकीदार की लाश को शिनाख्त ना कर सके और ये जिक्र तक ना हो कि MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स का दूसरा चौकीदार बिल्कुल उसी तरह मारा गया जैसे पहला मारा गया था। आने को तो तीसरा भी आ जाता जो दोनों अमवात को इत्तफाक पर मामूल करता, तब वक्त यह कि तीसरा खुद शिकार ना होता। लेकिन पुलिस इत्तफाकात को इतनी आसानी से तस्लीम नहीं करती। हर चौकीदार राजों से वाकिफ होता है, ये देखता रहता है कि कौन आ रहा है और क्या हो रहा है। और तजस्सुस की हद तक तो ठीक है, लेकिन वो फर्ज शनासी को जरूरी समझते हुए रोक टोक करने या सचमुच का चौकीदार बन के कोई नाजायज चीज नाजायज तरीके पर ना निकलने दे तो हादसे का शिकार हो जाता है। और शिकारी हमेशा वही रहते हैं जो कभी सामने नहीं आते। चौकीदार, मैंने कुछ देर बाद कहा। स्वाबा मोड़ अब ज्यादा दूर नहीं रहा। मुझे जीटी रोड पर ट्रैफिक लाइट्स नजर आने लगी थी। तुमको साल भर में मालूम तो हो गया होगा कि फैक्ट्री में जरी मशीनरी और आलात बनते हैं। क्या इस अरसे में तुमने कोई गैर मामूली बात देखी थी? मतलब ये कि अंदर कोई गलत काम हो रहा है या फैक्ट्री में गलत किस्म के लोग आने लगे हैं? नहीं मालिक, हमारा काम दरवाजे के बाहर था, अंदर की हमें कोई खबर नहीं थी। वो बोला। बाबूजी से चिट बना देता था, उसे अंदर जाने की इजाजत थी। अंदर से कोई गाड़ी निकलती थी तो पास के बगैर बाहर नहीं जा सकती थी और पास पर खुद चौधरी साहब दस्तखत करते थे। जिस बाबू का जिक्र तुम कर रहे हो, मैंने कहा, वो जो बाहर कैबिन में बैठा हर वक्त जासूसी नावल पढ़ता रहता है, उसे मुलाजिम हुए कितना अरसा हुआ? मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि शायद वो क्लर्क इस चौकीदार के मुकाबले में ज्यादा मालूमात रखता हो। वो भी नया आदमी है जनाब, चौकीदार बोला। पहले मैं आया था, वो 4 दिन बाद आ गया। और उससे पहले वहाँ कौन था? मैंने दिलचस्पी से पूछा। क्या वो भी हादसे में मर गया या कत्ल हो गया? चौकीदार ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। ऐसी तो कोई बात नहीं जी, ये काम पहले ताफा करता था जो अब अल्ताफ फोरमैन कहलाता है। जीटी रोड से फरलांग भर पहले मैंने ट्रक को रोक लिया। बाहर निकल के मैंने ट्रक पर लिखी हुई इबारत पर गौर किया। ट्रक का रंग दोनों तरफ से नीला था और उस पर फैक्ट्री का नाम सफेद रंग से बाद में लिखा गया था। बहुत गौर से देखने पर या हाथ फेरने से सफेद उरूफ उभरते हुए महसूस होते थे। मैंने सबसे बड़ा पेचकस उठाया और बड़ी एहतियात के साथ पहले लफ्ज को खुरचने लगा। पुराने सफेद रंग की पटरियां सी उखड़ती गईं और ट्रक पर वजीर एंड कंपनी बाकी रह गया। लेकिन ये नाम भी मीर वजीर एंड कंपनी से खासा मुशाबा था। मैं कुछ देर सोचता रहा कि इसमें मजीद क्या रद्दोबदल करूं। फिर मुझे एक तरीका सूझ गया। मैंने वजीर के अंग्रेजी में लिखे हुए लफ्ज का पहला हर्फ W जुज़वी तौर पर यूं मिटा दिया कि बाईं तरफ से W की सिर्फ एक लकीर ना रही। W अपनी शक्ल बदल के N हो गया और जो पहले वजीर एंड कंपनी था वो नजीर एंड कंपनी हो गया। सफेद उरूफ के नीचे से ट्रक का असल रंग नीला निकल आया था। चुनाचे एक नजर में देखने वाले को यह तब्दीली महसूस नहीं होती थी। दूसरा मसला नंबर का था और फौरी तौर पर हल नहीं हो सकता था। नंबर स्याह प्लेट पर सफेद रंग से लिखे हुए थे। उसको मैंने सरे 10 इल्तवा में रखना बेहतर समझा। आगे गोजर खान से भी मुझे काला या सफेद रंग मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मैं नंबरों को पेंट से बदलना नहीं चाहता था। मुझे आम काली रोशनाई ही काफी थी और थोड़ा सा सफेद कागज और गोंद। एक हिस्से पर सफेद कागज की पट्टी चिपका के मैं उसे साथ बना सकता था और इस तरह के जब तक कोई करीब आके ना देखे सफेद पेंट और सफेद कागज में फर्क महसूस ना कर सके। काली रोशनाई में सफेद पेंट पर फेर देता तो एल का एक बाजू अंग्रेजी हर्फ आई रह जाता। 8 के ऊपर वाले हिस्से में दाईं जानिब थोड़ी सी स्याही बनने से 6 का हिस्सा बन सकता था और उसके बाद नंबर प्लेट बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती। वापस आते हुए नंबर प्लेट को 2 देना काफी था।
कागज और रोशनाई बहकर साफ हो जाते और असल नंबर फिर नमूदार हो जाते। अभी सुबह होने में कुछ देर थी। बॉक्स और उसमें रखी हुई लाश का मसला मैंने यूं हल किया कि लाश को बाहर रखकर चौकीदार की मदद से खाली बक्स और उखड़े हुए तख्ते सब नीचे लुढ़का दिए। पथरीली जमीन के नशेबो फराज में लुढ़कने वाला संदूक 100 फुट की गहरी खाई तक पहुंचते पहुंचते पाश पाश हो चुका था। लाश अब खुले ट्रक में रखी हुई थी। ट्रक की तीनों दीवारें तकरीबन 2 फुट बुलंद थी। चुनाचे बिल्कुल आखिरी हिस्से में रखी हुई लाश को कोई उस वक्त तक नहीं देख सकता था जब तक के करीब आके अंदर ना झांके। ये सूरत हाल इत्मीनान बख्श तो नहीं थी, लेकिन मैंने इसका भी बेहतर तरीका इख्तियार करने का मसला हालात पर छोड़ दिया और ट्रक लेकर रवाना हो गया। सुहावा के कस्बे का बाजार सुबह के धुंधलके में वैरान पड़ा था। आबादी से निकलते ही खेत आ गए। फिर एक जगह मैंने सड़क के बहुत करीब ही एक कच्चा घर देखा। बाहर खुली हवा में 2 चारपाइयां पड़ी हुई थी। दोनों पर बिस्तर भी थे और ये मालूम होता था कि अभी अभी कोई उठ के किसी कुएं या नहर पर नहाने गया होगा या किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने। मैंने ट्रक रोका और बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए एक बिस्तर समेट कर बगल में दबा दिया और दूसरे में बान की चारपाई उठा के दौड़ा। जब मैं चारपाई को ट्रक में डाल चुका तो अंदर से निकलने वाले एक बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने बिस्तर भी ट्रक में फेंका और ड्राइवर की जगह बैठकर ट्रक स्टार्ट कर दिया। 1 मील आगे जाके मैंने चौकीदार को मदद के लिए तलब किया। हमने चारपाई पर बिस्तर बिछा के लाश को उसके ऊपर लिटा दिया और चादर इस तरह फैला दी कि सिर्फ चेहरा नजर आए। अब रास्ते में अगर कोई पूछे तो कहना मेरा लड़का है, इलाज के लिए पिंडी ले जा रहा हूँ, मैंने चौकीदार को समझाया। लेकिन जनाब, जिंदा मुर्दा का फर्क तो नजर आ जाता है, चौकीदार ने कहा, जो मेरी इस कार्रवाई से परेशान भी था और खौफजदा भी। फर्क तुम्हें नजर आ रहा है क्योंकि तुम हकीकत जानते हो, मैंने कहा, वरना बेहोश या बेजान आदमी एक जैसे लगते हैं जब तक कोई नजर जमा के ना देखे कि सांस भी चल रही है या नहीं। और मेरा ख्याल है किसी ने पूछा तो तुम्हारे जवाब से यकीनन मुतमईन हो जाएगा। शक की बात ही नहीं होगी तो कोई इतने गौर से नहीं देखेगा। मुर्दा बदस जिंदा खुद चौकीदार भी मेरे रहमो करम पर था और मुतमईन इसलिए था कि मैं ये सब कुछ उसी की भलाई के लिए कर रहा था। अब तक तो मैं तुम्हें चौकीदार कहता आया हूँ, मैंने कहा। नाम क्या है तुम्हारा? फलक शेर जनाब, वो बोला। वैसे सब लोग शेरू कहते हैं। अच्छा तो फलक शेर, मैंने कहा। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें अभी से समझ लेनी चाहिए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि चौधरी दिलावर ने तुम्हें कत्ल करा के दफन कराने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था और शायद मेरा भी। जब उन्हें मालूम होगा कि तुम बचकर निकल गए हो या उन्हें शुबा होगा कि ताफे की मौत इस मिशन से पहले वाक़ हो गई थी तो वो परेशान भी होंगे और बरहम भी। वो कोशिश करेंगे कि तुम्हारा और गामे का पता चलाएं और फिर तुमको कत्ल करा दें। ये बताओ तुम लाहौर में कहाँ रहते थे? मैं गामे के साथ था जनाब, चौकीदार बोला। महल्ला बीबी पाक दामन में एक कमरा था। ऑफिस में तुम्हारा या गामे का पता लिखा हुआ था, गाँव का या घर का? मैंने कहा। होगा जी, चौकीदार ने कहा। मुझे मालूम नहीं, गाँव से तुम्हारे खतूत तो आते ही होंगे, मैंने फिक्रमंद होकर कहा। गामे की माँ मुंशी से चिट्ठियां लिखवाती रहती थी, मेरी बीवी खुद लिखती थी। वो 4 जमात पड़ी हुई है और ये सब खत तुम फाड़ देते थे या महफूज रखते थे? मैंने कहा। काके की माँ के सारे खतूत मैंने बक्से में डाल छोड़े थे जनाब। गामा भी माँ के खतों को संभाल के रखता था। मैंने अफसोस से जारी लाया, फिर तो वो बहुत जल्द तुम्हारे गाँव पहुंच जाएंगे। ये बताओ तुम गाँव छोड़ के जा सकते हो? गामे की माँ को रहने दो, उसे वो कुछ नहीं कहेंगे। उसके आगे पीछे कोई है? गामे के 2 छोटे भाई हैं, दोनों की उम्रें कम है, दोनों अभी बच्चे हैं, सब एक ही जगह रहते हैं। वो बोला बस तो तुम अपनी फैमिली को लेकर निकल जाओ, कोई ऐसी जगह जहाँ तुम कुछ अरसा छुप के रह सको और किसी को मालूम ना हो। मैंने कहा। कराची में भाई है मेरा, वो बोला। किसी अफसर के पास ड्राइवर है, बस उसी के पास चले जाओ, वहां पहुंच के मुझे एक खत डाल देना। मैंने कहा। लेकिन जनाब, कराची पहुंचने के लिए गाड़ी का किराया और वहां पहुंच के भाई पर बोझ बनना, तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करो। मैंने ट्रक चलाते चलाते जेब में हाथ डाला और सारे नोट उसे थमा दिए। ये 3,500 के करीब हैं, 2,000 तुम रख लो, कराची पहुंचने के लिए काफी होंगे, बाकी मुझे दे दो, मुझे भी वापस पहुंचना है। चलो 2,500 रख लो, 1,000 मुझे बहुत होंगे। जब तक तुम कराची में रहोगे तुम्हें हर माह 1,000 रुपए मिलते रहेंगे। वहाँ रोजगार भी आसानी से मिल जाता है। तुम्हारा भाई मदद करेगा तो ये मसला भी हल हो जाएगा और तुम उस पर बोझ नहीं बनोगे। जैसे ये हालात मेरे काबू में आए मैं तुमको बुला लूंगा। इस वक्त तो मैं कोई इनाम देने का वादा भी नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा तो तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा। किस बात का इनाम सरकार? चौकीदार हक्का बक्का बैठा था। तुमने आज मेरी जिंदगी बचा के मुझ पर जो एहसान किया है उसका बदला तो मैं चुका नहीं सकता। मैंने कहा। तुम्हारी हिम्मत और मेहनत का इनाम जरूर दूंगा, लेकिन उस दिन जब हालात साजगार होंगे तुम्हारी तवक्कुआत से बढ़कर। आपकी अपनी जिंदगी भी खतरे में है सरकार, फलक शेर ने कहा। आप कहाँ जाएंगे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने कहा। तुम्हारे बदनसीब बांजे की आखिरी रसूम में शिरकत के बाद वापस लाहौर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। तुम गांव में मेरा नाम नजीर साहब बताओगे, क्योंकि ट्रक पर नजीर एंड कंपनी रह गया है, ताकि जब कोई मीर वजीर एंड कंपनी या सिकंदर बख्त को तलाश करता हुआ पहुंचे तो किसी से कुछ ना मालूम हो कि मैं इसी ट्रक में तुम्हारे साथ गाँव गया था।
तुमको गांव में 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रहना है। बेहतर होगा कि तुम गामे का स्वयं होते ही रोपोश हो जाओ। अपनी बीवी को भी ये बताना कि हम लाहौर जा रहे हैं और अब वो वहीं रहेगी जहाँ मैं काम करता हूँ, मगर उसे ताकीद कर देना कि किसी से कुछ ना कहे। औरतें बात को छुपा नहीं सकती। अगर वो किसी को बताने की गलती करेगी तो भी लाहौर ही बताएगी। फिर तुम कराची का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाना। जब कराची पहुंच जाओ तो अपने भाई से किसी बात का जिक्र मत करना। बस यही कह देना कि तलाशे रोजगार में आया हूँ। और अगर उसने पूछा कि 1000 रुपया महीना कौन भेज रहा है, फिर उसे बता देना कि एक दोस्त है, मुलाजमत और अलग घर मिलने तक मदद करेगा। जब तुम अलग रहने लगोगे तो भाई को क्या मालूम होगा। मैंने कहा। मैंने देखा कि वो तजब्जुब का शिकार है। उसे बहुत से झूठ बोलने के लिए और नकले मकानी या जला वतनी कबूल करने पर आमादा किया जा रहा था। वो गांव का बासी था जिसके रिश्ते जमीन से उतने ही गहरे होते हैं जितने पुराने हों, बरगद के दरख्त की तरह। चौधरी दिलावर बहुत खतरनाक आदमी है और उसके हाथ इतने लंबे हैं कि बहुत जल्द फिर उसकी गर्दन तक पहुंच जाएंगे और ऐन मुमकिन है कि इस मरतबा वो अकेला ना मारा जाए। इंतकाम के उताब की जद में उसका पूरा खानदान आ जाए। बिलाखिर वो कायल हो गया। जब हम गोजर खान से गुजरे तो सुबह के 7 बजने वाले थे। बच्चे और बच्चियां बस के लिए स्कूल जा रहे थे और बाजार आबाद होने लगे थे। काली रोशनाई और गोंद आसानी से हर जगह मिल जाने वाली चीजें थी और मुझे सिर्फ 1 रुपए में पहली दुकान से मिल गई। इत्तफाक से मेरी नजरें बर्तनों की दुकान में रखे हुए थर्मस पर पड़ गई। मैंने वो भी खरीद लिया और एक दुकान नुमा रेस्टोरेंट से खोलती हुई चाय भरवा ली। बिस्कुटों का एक पैकेट और एस्प्रीन लेकर मैं वापस आया तो चौकीदार बिल्ली बना एक ASI के सामने खड़ा था। सचमुच बताओ ये क्या चक्कर है? ASI ने कहा। हेलो। मैंने सामान आगे रखकर बेतकल्फी से उसे मुखातिब किया और अंग्रेजी पर आ गया। झूठ सच मुझसे पूछो। मेरे मुलाजिम को बिला वजह हिरासा मत करो। मुझसे जरा सी चूक ये हो गई थी कि मैंने ट्रक को सड़क के किनारे वाक़े थाने के सामने खड़ा कर दिया था। ASI ने मुझे घूर कर देखा। तुम कौन हो मालिक साहब? मेरा नाम मालिक नहीं नज़ीर बेग है। मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ जिसका नाम ट्रक पर लिखा हुआ है। मैंने कहा अब बोलो। ये बुढ़ा पहले तो कह रहा था कि अपने बेटे को इलाज के लिए पिंडी ले जा रहा है। ASI बोला। फिर मैंने पूछा कि बीमारी क्या है तो कहने लगा कोठे से गिर गया है और मुझे बिस्किट का पैकेट खोलते हुए देखता रहा। इसमें क्या झूठ है? मैंने कहा। इसके सर में कोई अंदरूनी चोट मालूम होती है। इसके चेहरे पर खून नजर आ रहा है। ASI ने कहा। तुम कोठे से गिर कर देखो, खून निकलता है या सिर्फ हड्डियां टूटती हैं? मैंने उसे मुश्तइल करने के लिए कहा। मुझे शक है कि असल मामला कुछ और है। वो गर्म होकर बोला। ये देखना पड़ेगा कि जख्मी इसका बेटा है या नहीं। इसे खुदकशी की कोशिश तो नहीं की और ये मारपीट में जख्मी तो नहीं हुआ। वो जबरदस्ती केस बनाने पर आमादा था और मैं उसका मतलब भी समझता था। ये ट्रक तुम्हारे थाने के इलाके में खड़ा है इसलिए? मैंने कहा। हम तो चकवाल की तरफ से आ रहे हैं। मैंने थर्मास में से चाय का एक मग भरा। मैं ये सब नहीं जानता। वो बोला तफ्तीश तो होगी, सब मालूम हो जाएगा। ठीठ पुलिस का लहजा और जबान।